हेलो एवरीवन। आज हम अपना एनक्लेक्स आरएन की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आज हम इसकी लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जो स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्शन में मेन काम करते हैं, मेन फंक्शंस होता है। उसमें फर्स्ट है ओवेरियन या फिर ओवेरीज। ओवेरीज का क्या काम होता है? फॉर्म एंड एक्सपेल ओवा। वो ओवेरीज क्या करती हैं? फॉर्म करती है और एक्सपेल आउट करती है ओवा को। दूसरा क्या काम होता है? सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। उसके बाद है दूसरा फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स क्या करती है? मस्कुलर ट्यूब्स होती है जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, लाइंग नियर द ओवरीज एंड कनेक्टेड टू द यूट्रस। ये क्या होती है कि फेलोपियन ट्यूब्स, इसको हम वो बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ से ऐसे ये यूट्रस है इधर नीचे, और इसके नीचे वेजाइना है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो ट्यूब इसको, और यहाँ पे ओवेरीज है, ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और उसके बाद है ट्यूब्स दैट प्रोपेल द ओवा फ्रॉम द ओवेरीज टू द यूट्रस। इसका काम क्या होता है कि ये ओवेरीज से ओवा लेती है और उसको यूट्रस तक लेके आता है। सर्विकल कैनाल इज लोकेटेड बिटवीन द इंटरनल ओएस एंड द एक्सटर्नल ओएस। जो सर्विकल कैनाल है वो इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस के बीच में लोकेटेड होती है। और थर्ड पॉइंट है द एक्सटर्नल सर्विकल कैनाल, एक्सटर्नल सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है जैसे ये सब। अब है वेजाइना। वेजाइना क्या? मस्कुलर ट्यूब है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द वेजाइनल ओपनिंग इन द पेरिनियम दैट इज प्रोपेटेड 3 to 4 इंच एंड 7.6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि जो एक मस्कुलर ट्यूब है वेजाइना, जो सर्विक्स के वहां से एक्सटेंड होके नीचे वेजाइनल ओपनिंग की होती है, वो तो वहां तक एक्सटेंड होती है, और जिसकी लेंथ 7.6 टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है या फिर 3 to 4 इंच होती है। नोन एज बर्थ कैनाल। वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। वेजाइना पासवे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, फॉर पेनिस, फॉर इंटरकोर्स, सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। और इसके अंदर क्या होता है? जो नॉर्मल जो लेबर है वो नहीं होती और उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं होगी, तो उसको सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू वो होगा, डिलीवरी होगी। अब दूसरा पॉइंट है, अब इसका दूसरा पार्ट है सेकंड, एंथ्रोपोइड। एंथ्रोपोइड क्या होता है? ओवल शेप का होता है, एडिक्वेट आउटलेट होता है और विद अ नैरो प्यूबिक आर्क। इसका बहुत पतली सी नैरो आर्क होती है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोइड। तीसरा है इसका एंथ्रोइड। एंथ्रोइड क्या होता है? हार्ट शेप का होता है और एंगुलेटेड होता है, नॉट फेवरेबल फॉर लेबर एंड वेजाइनल बर्थ। जो एंथ्रोइड है वो फेवरेबल नहीं होता बर्थ के लिए और वेजाइनल के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्स में। नैरो पेल्विस प्लेन्स कैन कॉज स्लो डिसेंट एंड मिड पेल्विस अरेस्ट। जो नैरो पेल्विस प्लेन्स है वो डिसेंट और मिड पेल्विक पर अरेस्ट कर जाते हैं को। अब है प्लेटिपिलोइड। प्लेटिपिलोइड फोर्थ वाला है, ये फ्लैट होता है विद एन ओवल इनलेट, इसके अंदर इनलेट होती है बस। और वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर होता है बट शॉर्ट एंटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर इसका शॉर्ट होता है, मेकिंग लेबर एंड वेजाइनल बर्थ डिफिकल्ट। इसके अंदर जो वेजाइनल या फिर लेबर बर्थ है, लेबर है, वो बहुत सारा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। तो ये भी एक जो सबसे बेस्ट डिलीवरी के लिए वो पेल्विस यूज होता है, वो है गायनिकोइड, ये वाला। उसके बाद है पेल्विक इनलेट और उसके डायमीटर्स। पेल्विक इनलेट के डायमीटर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फर्स्ट वाला है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। इसके अंदर ए पार्ट आ गया डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर मार्जिनल ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रीमोंटरी। जो लोअर मार्जिनल होती है सिम्फेसिस प्यूबिस के, और उससे सैक्रल प्रीमोनिटरी तक का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है इस ये वाले पार्ट से लेके और सैकरा प्रीमोनिटरी तक का डायमीटर को हम बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। अब है ट्रू कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट वेरा। डिस्टेंस फ्रॉम द अपर मार्जिन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द सैकरा प्रीमोनिटरी। इसमें तो जो देखो ऊपर वाले में तो डायगोनल वाले में क्या था? लोअर पार्ट से थी,
मतलब मेन लोअर पार्ट था, लोअर मार्जिनल। इसमें क्या है, अपर मार्जिनल है। तो अपर मार्जिनल है सिम्फेसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रीमोंटरी तक का। अब थर्ड है ओब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ओब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सैक्रल प्रीमोंटरी टू द टॉप ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस। इट इज द स्मॉलेस्ट फ्रंट टू बैक डिस्टेंस थ्रू विच फीटल हेड मस्ट पासिस मूविंग थ्रू द पेल्विक इनलेट। ओब्स्टेट्रिक मतलब ये एक स्मॉलेस्ट फ्रंट टू बैक डिस्टेंस होता है थ्रू विच द फीटल, जो फीटल का हेड होता है वो मतलब पास हो सके उसके थ्रू द पेल्विक इनलेट के थ्रू। अब दूसरा है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है, द लार्जेस्ट ऑफ द पेल्विस इनलेट डायमीटर, जो सबसे लार्जेस्ट पेल्विस इनलेट डायमीटर होता है, और लोकेटेड एट द राइट एंगल ऑफ द ट्रू कॉन्जुगेट। जो ट्रू कॉन्जुगेट है उसके राइट एंगल पे, जस्ट मतलब उसके 90 डिग्री एंगल पे ये प्रेजेंट होता है। ओब्लिक डायगोनल या फिर डायमीटर बोलते हैं इसको, नॉट क्लिनिकली मेजर, मतलब जो ओब्लिक ये एकमात्र ऐसा है जो मतलब मेजर नहीं कर सकते हम इसको। अब उसके बाद है पोस्टीरियर सैगिटल डायमीटर। अब ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर क्रॉस ईच अदर टू द मिडल ऑफ द सैक्रल। जो ये डिस्टेंस है एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो एकदम से आपस में क्रॉस करते ना, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे तो, और उसके बीच का जो ये मिडल पॉइंट आएगा सैक्रल, मिडल ऑफ द सैक्रल प्रीमोटर, उस पॉइंट को बोलते हैं, वहां से जो डायमीटर लिया गया है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सैगिटल डायमीटर। उसके बाद पेल्विक मिड प्लेन डायमीटर। पेल्विक मिड प्लेन डायमीटर कौन से होते हैं, ट्रांसफर होता है मिड प्लेन, नॉर्मली इज द लार्जेस्ट प्लेन एंड हैज द लॉन्गेस्ट डायमीटर। जो मिड प्लेन वाला है उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्लेन होता है, और लॉन्गेस्ट डायमीटर सबसे उसका लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है। और जो ट्रांसवर्स वाला है ये सेकंड पार्ट है, ये लार्जेस्ट पेल्विक इनलेट डायमीटर है। अब है पेल्विक आउटलेट डायमीटर। पेल्विक आउटलेट में कौन से होते हैं, दो होते हैं इसमें भी, ट्रांसवर्स और आउटलेट। और आउटलेट में कौन सा होता है, प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट प्लेन ऑफ द प्लेन पेल्विक कैनाल। जो स्मॉलेस्ट प्लेन में प्रेजेंट होती है पेल्विक आउटलेट वाली, तो और जो पेल्विक मिड मिड प्लेन थी वो उसमें लार्जेस्ट प्लेन में थी। उसके बाद टॉपिक प्लांटेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है, प्रोसेस, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि जो फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा और फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के मतलब कहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन occur in the ampulla of the fallopian tube when sperm and ovum unite। इसका मतलब क्या है कि जो स्पर्म और ओवम में जब इकट्ठे होंगे, और वो कहाँ पे मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो गया, एम्पुला स्टमस जंक्शन पे होती है वैसे तो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम एम्पुला मार्क करेंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस विद इन द आउटर थर्ड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन टेक मतलब प्लेस एंड ओवम कैन बी फर्टिलाइज अप टू 72 आवर्स आफ्टर इट्स रिलीज। मतलब जो फर्ट ओवम है वो 72 आवर्स के अंदर भी मतलब फर्टिलाइज हो सकता है। और उसके बाद है थर्ड है व्हेन फर्टिलाइज्ड द मेंबर्स ऑफ द ओवम अंडरगो चेंजेस दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म। अगर एक बार ओवम फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद दूसरा मतलब कोई भी स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, उसके लिए मतलब चेंजेस होते हैं। ईच रिप्रोडक्शन सेल कैरी 23 क्रोमोसोम। एक रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म कैरी एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई मेल के अंदर होता है और एक्स एक्स फीमेल के अंदर होता है। फीमेल कैरी द एक्स क्रोमोसोम। ये तो सबको पता होगा कि फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। इसके बाद है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होगी उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग बिकम अ जाइगोट। उसके बाद क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जाइगोट में बदल जाएगा। जाइगोट इज प्रोपेल्ड टुवर्ड द यूट्रस। जो जाइगोट है वो यूट्रस की तरफ चला जाएगा, वहां से जैसे फेलोपियन ट्यूब से निकल के, और वो यूट्रस के साथ वॉल्स के साथ अटैच होने लग जाएगा। और इम्प्लांट होने के लिए एंड इम्प्लांट 6 to 10 days आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के 6 से 10 दिन के अंदर वो इम्प्लांट हो जाएगा। द ब्लास्टोसिस्ट सिक्रेट chronic gonadotropin hormone to ensure that the corpus luteum remain viable and secrete estrogen and progesterone for the first 2 to 3 months। जो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका क्वेश्चन भी बनता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट सिक्रेट करती है एक सी क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जो मतलब क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मतलब वैसे
रिमेन करता है, मतलब उसको वैसे ही बना रहने के लिए। और जिसके अंदर वो सीक्रेट क्या करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर द फर्स्ट 2 to 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन। मतलब जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसके 2 to 3 मंथ्स तक, मतलब जो सीजीसी सीजीटी हार्मोन होता है जिसको हम क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, वो मतलब वो काम करेगा 2 to 3 मंथ्स गेस्टेशन टाइम पीरियड तक। उससे क्या मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को मतलब ऐसे बने रहने के लिए। उसके बाद है, अब है फीटल एनवायरमेंटल क्लिनिकल या फिर जजमेंट। इसके फीटल एनवायरमेंट एमनियोन। अब एमनियोन क्या होता है, एनक्लोज्ड इन द एमनियोटिक कैविटी। जो एमनियोन होता है, एमनियोन फ्लूइड सुना होगा सबने, एमनियोटिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज द इनर membrane that form about the second week of the embryonic development। एम्ब्रियोनिक फ्लूइड जो सुना होगा कि मतलब कि एम्ब्रियोनिक फ्लूइड जो बेबी को सराउंड करती है, और इनर मेम्ब्रेन दैट फॉर्म द सेकंड वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलप। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है उसके सेकंड वीक में ये डेवलप होता है एम्नियोन। फॉर्म अ फ्लूइड फिल्ड सैक दैट सराउंड द एम्ब्रियोनिक एंड लेटर द फीटस। मतलब जो एम्ब्रियो उसके मतलब सराउंड वो करता है, मतलब एक लेयर सी बना लेता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होती है, उसको बोलते हैं हम एमनियोन। अब है कोरियोन। कोरियोन क्या होता है, आउटर लेयर होती है। एमनियोन तो इनर लेयर थी, और ये कोरियोन क्या है, आउटर लेयर है एनक्लोजिंग द एमनियोटिक कैविटी, जो एमनियोटिक कैविटी के बाहर वाली लेयर होती है। बिकम वेस्कुलराइज्ड एंड फॉर्म द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। और ये वेस्कुलराइज होता और फीटल पार्ट बन जाता है प्लेसेंटा का। अब उसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कितना कंसिस्ट ऑफ 800 to 1200 ml बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है, 800 से लेके 1200 ml तक होता है, मतलब जब प्रेगनेंसी एंड पे आती है। सराउंडिंग क्वेश्चन एंड प्रोटेक्ट द फीटस एंड अलाउ फॉर फीटल मूवमेंट। जो सराउंड करता है क्वेश्चन और उसको मतलब कंफर्ट प्रोवाइड करता है फीटस को, और प्रोटेक्ट करता है, जो उसकी फीटल मूवमेंट में भी हेल्प करता है। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फीटस। ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कंटेन फीटल यूरिन एंड इज मेजरेबल ऑफ फीटल किडनी फंक्शन। जो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, फीटल का यूरिन होता है, और जो अमाउंट होता है किडनी का फंक्शन है उसको मेजर करने में भी हेल्प करता है। The fetus modify the amniotic fluid through the process of swelling, urinating and movement of fluid through the respiratory tract। जो फीटस है वो मॉडिफाई करता है एमनियोटिक फ्लूइड को, जिसके प्रोसेस को, जिससे स्वेलिंग मतलब निगलना या फिर कुछ चबाना उसको बोलते हैं। यूरिनेटिंग एंड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू। जो फ्लूइड की मूवमेंट है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, उसको सब चीजों को मतलब मेंटेन रखता है। उसके बाद आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम करता है, द प्लेसेंटा प्रोवाइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द फीटस एंड बर्थिंग पेरेंट। एमनियोटिक फ्लूइड क्या था, मतलब एमनियोन क्या था, एमनियोन तो जो जैसे ये बेबी है उसके बाहर की जो ये कवरिंग थी उसको बोलते हैं एमनियोन। ओ या और मतलब इनर लेयर थी एमनियोटिक कैविटी की, उसको तो एमनियोन बोलेंगे, और जो उसके बाहर की कवरिंग होगी उसको हम कोरियन बोलेंगे। लेकिन जो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा उसका जो कनेक्शन होता है, मतलब जो बेबी का उसके साथ एमनियोटिक फ्लूइड के साथ या मदर के साथ उस कनेक्शन को बोलते हैं। वो कनेक्शन क्या करता है, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का, फीटस का और बर्थिंग पेरेंट का, मतलब कि उसकी मदर का। द प्लेसेंटा बिगेन्स टू फॉर्म एन इम्प्लांटेशन, द स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स बाय वीक 12। जो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है वो इम्प्लांटेशन के बाद फॉर्म होने लग जाता है, और स्ट्रक्चर कंप्लीट कब होता है, 12th वीक पे। इट प्रोड्यूस हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी एंड assume full pregnancy responsible for the production of these hormones by the 12th week of gestation। जो 12th वीक जैसे मतलब आएगा उस टाइम पे ये अपने हॉर्मोन्स को मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी के टाइम तक। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर और ट्रांसफर ऑफ मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड द फीटस विद पैसिव इम्यूनिटी टू सर्टेन। जब जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर होगा उसके बाद मतलब क्या करता है, जो आईजी जो इम्यूनोग्लोबिन वो होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, वो फीटस की के अंदर आती है उसकी मदर से पासिव इम्यूनिटी के थ्रू। पासिव इम्यूनिटी टू सर्टेन डिजीज फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ। मतलब कि जो बर्थ अगर जैसे कि बेबी की डिलीवरी होगी तो उसको बीमारी से बचाने के लिए उसके मदर उसको इम्यूनोग्लोबिन जो आईजी एंटीबॉडीज देती हैं, तो वो क्या काम करती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है उसके बर्थ के बाद।
तो प्लेसेंटा का ये काम होता है कि ये मतलब ट्रांसफर करता है उस चीज को। By week 10 to 12, genetic testing can be done via chronic villus sampling। CVS के chronic villus sampling के थ्रू जब 10 से 12 वीक तक ही मतलब इसको जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो, उसके बाद नहीं करते एमनियोटिक फ्लूइड से। उसके बाद है कि क्लिनिकल जजमेंट टेक एक्शन। अब है इसका क्लिनिकल जजमेंट पे एक क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कि मतलब नर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लिनिकल टाइम पे। तो nurse is performing an initial assessment on on a pregnant adolescent, and the adolescent report consuming small amount of alcohol on daily basis। The nurse would take the following action। मतलब जैसे कि एक प्रेग्नेंट वूमेन है या प्रेग्नेंट लेडी है, उसको मतलब कि उसने स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है और वो डेली डेली बेसिस पे करती है ऐसी, तो उसको नर्स को मतलब कि क्या करना चाहिए, उसको क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट एक्शन है कंसीडर दैट एडोलसेंट मतलब हाई रिस्क बी बिकॉज ऑफ द इमेच्योर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द हाई रिस्क बिहेवियर दैट सम एडोलसेंट। मतलब उसको कंसीडर करना चाहिए कि एडोलसेंट प्रेगनेंसी हाई रिस्क पे तो नहीं है, उसको इमेच्योर तो नहीं है, या फिर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है, इमेच्योर तो नहीं है, और उसको हाई रिस्क तो नहीं है किसी भी चीज के लिए। पहले तो ये चेक करना है। फिर है उसके बाद है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एडोलसेंट रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद ड्रग अल्कोहल। मतलब कि जो लेडी है वो जो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है या फिर ड्रग कंज्यूम कर रही है, तो उसको मतलब उसको इंफॉर्मेशन देनी होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये चीजें ये ड्रग्स है, ये अल्कोहल है, नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। तो उसको मतलब इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। एक्सप्लेन। अब थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेन टू द adult that bacteria, nutrients, drug, antibiotics and viral can pass through the placenta to the fetus। मतलब उसको ये बताना कि जो एडोलसेंट एडोलसेंट है कि जो बैक्टीरिया है, न्यूट्रिएंट्स है, ड्रग्स है, एंटीबॉडीज है और वायरस है, वो उसके प्लेसेंटा के थ्रू जा सकते हैं फीटस के अंदर, तो जिसके कारण मतलब उसकी फीटस की डेथ भी हो सकती है, जो बेबी है मतलब उसकी डेथ हो सकती है अंदर ही। तो discuss measures that need to be taken to minimize exposure to the substance such as alcohol that can cross the placenta barrier and affect the health। मतलब उसके साथ जो सेफ्टी मेजर्स उसका उसको बताने होंगे कि भाई अल्कोहल कम कर, अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दो, और ये ड्रग्स मत लेना, and और ये न्यूट्रिएंट्स है, ये मतलब जो इफेक्ट करते हैं। डिसाइड ऑन इमीडिएट एंड फॉलो प्लान टू एड्रेस द हाई रिस्क बिहेवियर ऑफ। अगर हाई रिस्क है तो उसके लिए एक एनसीपी प्रिपेयर कर लो और उसको हाई रिस्क को मतलब कंज्यूम उसको इमीडिएट इफेक्ट में लेके आओ। अब है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के मतलब टाइप्स क्या हैं, जैसे कि अब है इसमें अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड का तो पता होगा, उसके फंक्शन क्या है। इट कंटेन्स टू आर्टरीज एंड वन वेन। मतलब इसके अंदर दो तो आर्टरी होंगी और एक वेन होंगी। द आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस। जो आर्टरीज होंगी ये दो होंगी, ये क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस, जो फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट उसको लेके जाएंगी। और जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस। जो फीटस जो ये एक वेन है ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी फीटस के लिए। अब है सेकंड है एफ एच आर, मतलब कि फीटल हार्ट रेट। एफ एच आर डिपेंड ऑन द गेस्टेशनल एज। मतलब एफ एच आर गेस्टेशनल मतलब जो डिलीवरी या फिर उस टाइम पे जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। एफ एच आर इज ए 160 to 170 beats per minute in the first trimester but slow down with fetal growth to 110 to 160 beats per minute। मतलब जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस पे तो 160 टू 170 बीट्स रहते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन जब जैसे जैसे फीटल की ग्रोथ होती जाएगी वो 110 से 160 के बीच में आ जाएगी पर मिनट। एफ एच जो एफ एच आर इज अबाउट ट्वाइस द मैटरनल हार्ट रेट। जो मदर का हार्ट रेट होता है उससे जो फीटल का हार्ट रेट होता है वो ट्वाइस होता है। मतलब जो फीटल का बहुत ज्यादा हार्ट रेट होता है, ट्वाइस 2 टाइम्स होता है। फेटल सर्कुलेशन बाईपास। अब है फेटल सर्कुलेशन बाईपास क्या होता है। फेटल सर्कुलेशन बाईपास इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनिंग लंग्स।
फेटल सर्कुलेशन बाईपास क्यों होता है? क्योंकि जो fetus के लंग्स है वो उस टाइम पे काम नहीं करते, नॉन फंक्शनिंग में होते हैं। तो बाईपास इज मस्ट बी क्लोज आफ्टर बर्थ टू अलाउ ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स एंड द लीवर। मतलब जो बाईपास होता है वो बंद हो जाता है आफ्टर द बर्थ। जब जैसे ही बेबी मतलब डिलीवर होगा तो उसके बाद ये बाईपासेस बंद हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड है फ्लो करने लग जाएगा लंग्स के थ्रू और लीवर के उससे। फिर मतलब जो उसका फीटल मतलब बेबी है या फिर इनेट इनेट बोल सकते हैं उसको, मतलब उसका खुद का लीवर और लंग से काम करने लग जाएंगे। अब तो मदर का हेल्प करेगा। अब थर्ड पॉइंट है द डक्टस आर्टरियोस कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू द aorta बाईपासिंग द लंग्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डक्टस आर्टरी आर्टरियोसिस है कनेक्ट टू द पल्मोनरी आर्टरी टू द aorta बाईपासिंग द लंग्स। जो देखो जैसे कि ये है, ये रे डक्टस आर्टरियोज, ये क्या करती है, देखो ये आर्ट एरोटा के थ्रू बाईपास करेंगे, बाई लंग्स को बाईपास करेंगे और एरोटा जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी उसको उसके वहां से आएंगी ये, और जहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, एरोटा के अंदर, और जिस बाईपासिंग द लंग्स, ये लंग्स को बाईपास करेंगे। और जो दूसरी है डक्टस वेनस वेनोसस, वो क्या करते हैं, कनेक्ट करती है अम्बिलिकल वेन एंड द इंफीरियर वेना कैवा बाईपासिंग द लीवर। जो अम्बिलिकल वेन है, जैसे कि ये अम्बिलिकल वेन है, ये इधर, और ये डक्टस वेनोसस है, ये क्या करते हैं, लीवर को बाईपास करेंगे। और वो जो डक्टस आर्टरियोसिस वो किसको बाईपास कर रही थी, लंग्स। बाद है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या होता है, फैमिली डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। जैसे कि इन्वॉल्व चूजिंग व्हेन टू हैव चिल्ड्रन। फैमिली प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं कि कब बेबी को प्लान करना है, तो उसके लिए बोलते हैं हम फैमिली प्लानिंग। इसको फर्स्ट पॉइंट आ गया समझ में कि इन्वॉल्व चूजिंग व्हेन टू हैव अ चाइल्ड, जैसे हमें बच्चे कब चाहिए तो उसके लिए हम प्लान करते हैं। और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड मेथड टू अचीव प्रेगनेंसी। मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एक तो कॉन्ट्रासेप्शन हमें क्या क्या यूज करनी चाहिए, एक प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम प्रेगनेंसी को, और एक मेथड होते हैं टू अचीव प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को कैसे अचीव कर सकते हैं। इसका बी पार्ट है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या करता है, द फोकस ऑफ काउंसलिंग ऑन कॉन्ट्रासेप्टर मस्ट बी मीट द नीड एंड फीलिंग ऑफ ईच पार्ट। मतलब जो हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं वो मतलब कि उसके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स को मतलब हर्ट नहीं करना चाहिए, और उनकी मतलब जैसे नेचुरल फील आती है तो वैसे ही नेचुरल फील आनी चाहिए। एक इसका ये several factors should be considered when choosing a method of birth control including effectiveness, safety and पर्सनल प्रेफरेंस। बहुत सारे मतलब कंसिडर होते हैं, मेथड होते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए, और हमें मतलब कि ये देखना चाहिए कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा सेफ है, कौन सा पर्सनल प्रेफरेंस हमें अपने चॉइस के हिसाब से लेना चाहिए, चूज करना चाहिए। द वुमेन प्रेफरेंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो वुमेन की प्रेफरेंस है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस और अदर पर्सन एट बिलीव में अफेक्ट द चॉइस ऑफ। जो जैसे कुछ रिलीजियस में भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो यूज नहीं करते, तो उसके लिए रिलीजियस भी अलग से एक मतलब फैक्टर बन जाता है उसके अंदर, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। Other factors that bear on selection of a contraceptive method include family planning, goal, age, frequency of intercourse, and the individual कैपेसिटी टू अचीव इट्स प्रिस्क्रिप्शन। मतलब इसमें और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग गोल हो गया, मतलब हमें कब बेबी चाहिए कब ना, तो ये भी बर्थ कंट्रोल में आएगा। उसकी एज के हिसाब, एज भी फैक्टर अफेक्ट करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, मतलब कितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो भी एक अफेक्ट करता है। और इंडिविजुअल की क्या क्या कैपेसिटी है, मतलब कि क्या पता किसी का स्पर्म काउंट लो हो, तो बहुत सारे मतलब फैक्टर हैं। इफ फैमिली प्लानिंग गोल हैव ऑलरेडी बीन मीट स्टेरिलाइजेशन ऑफ आइदर पार्टनर मस्ट बी डिजायरेबल। इट इट इज important फॉर द कपल टू अंडरस्टैंड दैट ट्यूबल रिकंस्ट्रक्शन में बी अनसक्सेसफुल। मतलब कि जैसे अगर उनका फैमिली प्लानिंग का गोल कंप्लीट हो गया, जैसे उनको एक बच्चा चाहिए तो एक बच्चा हो गया, और जैसे उनका जो गोल है वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उनको स्टेरिलाइजेशन करा लेनी चाहिए, या कोई सा भी एक पार्टनर करा सकता है। उससे क्या होगा कि उनकी मतलब कि आगे प्राइवेसी मेंटेन रह जाएगी। For those who frequently engage in coitus, oral contraceptive or a long-term method such as implants or intrauterine device may be uterine। इंट्रायूट्रिन आईयूडी मेथड्स, इम्प्लांट्स है, ये बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते हैं।
इसके बाद है व्हेन सेक्सुअलिटी एक्टिविटी इज लिमिटेड। अब सेक्सुअलिटी एक्टिविटी लिमिटेड हो द यूज ऑफ स्पर्मिसाइड कॉन्डम्स और डायफ्रागम में बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो सबसे में जो मोस्टली यूज होते हैं वो स्पर्मिसाइड्स होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं और डायफ्रागम्स होते हैं। ये मतलब कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सबसे मोस्ट कॉमन यूज methods हैं। because some methods have adverse effect and sign informed consent may be needed। मतलब कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें जो पेशेंट है या फिर मतलब जो पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट लेनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उनके इफेक्ट बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो पहले उसकी कंसेंट फॉर्म भी साइन होते हैं, उससे मतलब क्या है कि उसकी कुछ भी अगर एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होती है या कुछ भी इफेक्ट होता है तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होंगे, डॉक्टर्स या फिर नर्स। उसके बाद है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनएबिलिटी टू कंसीव व्हेन डिजायर्ड। जो इनफर्टिलिटी होता है मतलब कि जब हम बेबी को प्लान करने के चाहे लेकिन हमारी जो इनएबिलिटी है वो कंसीव ना करने की, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। Some factor contributing to infertility in men include abnormality of the sperm, abnormal erection or ejaculation, or abnormality of the seminal fluid। मतलब कि मेंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो स्पर्म का लो काउंट हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेशन एकदम से एबनॉर्मल वे में हो सकता है, या फिर जो सेमिनल फ्लूइड है वो भी कम हो सकता है, ज्यादा अमाउंट में हो सकता है उसमें से, जो मतलब स्पर्म काउंट लो हो सकता है। Some factor that contribute to infertility includes disorder of ovulation, abnormal or the false of the fallopian or cervix, or scarring from previous uterine or fallopian infections। बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिसऑर्डर कर सकते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, या फिर एबनॉर्मलिटी होती है फैलोपियन ट्यूब की, और प्रीवियस यूट्राइन, और मतलब कुछ जो प्रीवियस यूट्राइन और फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन के कारण, मतलब ये भी फीमेल के अंदर हो सकता है तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब several diagnostic tests are available to determine the probable cause of infertility and the therapy recommended which depends on the cause of। मतलब बहुत सारी थेरेपी आजकल चल रही है, आईवीएफ मेथड्स, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स चल रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह स्पर्म के काउंट के, या फिर डायरेक्ट मतलब स्पर्म का एक स्पर्म को फर्टिलाइज कर सकता है, या फिर एक मदर से दूसरी मदर में जो जाइगोट का ट्रांसप्लांट, जिफ्ट टेक्नोलॉजी, गिफ्ट टेक्नो, गैमेट वाला इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये बहुत सारे मेथड। अब इनफर्टिलिटी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट के अंदर है। ऑप्शंस इंक्लूड मेडिकेशन, सर्जिकल प्रोसीजर एंड आर्टिफिशियल। मतलब हम मेडिकेशन के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स के, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। अदर थेरेपीज आर अवेलेबल सच एज आईवीएफ, सरोगेट मदर्स, एम्ब्रियो होस्ट। मतलब जो मैंने बताया ना कि मतलब मदर्स के थ्रू, या फिर सरोगेट मदर दूसरी मदर्स के अंदर, या फिर आईवीएफ मेथड के थ्रू, या फिर एम्ब्रियो होस्ट जो दूसरे एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट। तो अब है तीसरा मेथड क्या है? अडॉप्टेशन में आल्सो भी ऑप्शन। अडॉप्टेशन भी बहुत एक बेस्ट मेथड होता है, मतलब कि एक उससे जनरेशन भी कंट्रोल में रहेगी, और ये होगा अडॉप्ट भी कर लिया और किसी की लाइफ भी अच्छी बन सकती है इससे। The nurse need to provide support to the couple in their decision making process during therapy। जो नर्स का क्या रोल होगा इसमें कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती रहेगी कि हमें ये आपके लिए ये डिसीजन बेटर है, और मतलब ये उसकी थेरेपी जब से स्टार्ट होगी तो उसके बीच में ये उसको उसके बेनिफिट्स बताती रहेगी, उसको सपोर्ट देती रहेगी। अब फाइनली हम उसके क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टीच अ प्रीनेटल क्लास अबाउट फीटल सर्कुलेशन, विच स्टेटमेंट वुड बी अप्लाइड इंक्लूडिंग द टीचिंग प्लान। जो नर्स है वो प्रिपेयर करती है एक प्रीनेटल क्लास जो कि फीटल सर्कुलेशन पे। तो मतलब कौन कौन से में इसके ये पॉइंट पढ़ने हैं हमें, उसमें से ये बताना कि कौन कौन सा। ऑप्शंस चेक कर रहे थे। ऑप्शंस क्या था कि जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द डक्ट्स आर्टरियोज अलाउ ब्लड टू बाईपास द फीटल लंग्स। मतलब जो डक्टस आर्टरियोसिस थी वो अलाउ कर रही थी ब्लड बाईपास थ्रू द फीटल लंग्स। ये मतलब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो डक्टस आर्टरियोज क्या कर रही थी, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही थी और बाईपास कर रही थी किसको? लंग्स को। और मतलब कितनी जो आर्टरियोज थी वो कितनी थी? दो थी। ये ऊपर बताया था अभी क्वेश्चंस के अंदर। अब है सेकंड, ये तो ये ऑप्शन ठीक है। अब है सेकंड ऑप्शन, वन वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस।
अब वेन कितनी थी, वेन 1 थी, और क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, तो प्लेसेंटा से फीटस की तरफ। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब थर्ड है, द नॉर्मल फीटल हार्ट बीट रेंज इज 160 टू 180 बीट्स पर मिनट इन प्रेगनेंसी। मतलब जो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल हार्ट रेट कितना बताया था, देखो मैंने, एक सेकंड, ये रहा इसका आंसर। वन 110 से लेके 160 बीट्स था, देखो ये रहा। जो नॉर्मल कितना था, 110 से लेके 160 बीट्स पर मिनट था। तो इसका आंसर ये पता चल गया कि नॉर्मल एफ एच आर कितना होता है, 110 से लेके 160 तक बीट्स पर मिनट इन प्रेगनेंसी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है, टू आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजन ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द। आर्टरीज कितनी थी, दो थी, और क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर लेके जा रही थी, और दूसरा काम क्या था, जो वेस्ट प्रोडक्ट है फीटस का, उसको लेके जा रही थी। तो ये ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ ऑप्शन क्या है, टू वेन्स कैरी ब्लड दैट इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड अदर वेस्ट। ये ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पे वेन्स होगी दो। तो ऑप्शन यहीं से स्टार्टिंग, क्योंकि वेन कितनी थी, एक थी। तो ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। अब है सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर टीचेज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अबाउट द fetal circulation and ask a student to describe fetal circulation specifically the ductus venosus, which statement regarding indicates an understanding of the ductus venosum। मतलब क्वेश्चन क्या बोला गया, इसकी लैंग्वेज क्या है कि जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर या फिर नर्सिंग ट्यूटर है, वो क्या कर रहा है, ग्रुप स्टडी करा रहा है, तो मतलब बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, फीटल सर्कुलेशन। और उसने मतलब एक स्टूडेंट को पूछा है कि डिस्क्राइब करना है उसको फीटल सर्कुलेशन, और उसमें भी फीटल सर्कुलेशन में क्या पूछा है उससे क्वेश्चन, कि जो डक्टस वेनोसस के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो डक्टस वेनोसस क्या करती है, जो डक्टस वेनोसस है कि मतलब इट कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू द एरोटा। मतलब ये ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि ये किसको कनेक्ट करती है, अम्बिलिकल वेन से, और इंफीरियर वेना कैवा को कनेक्ट करती है। तो ये गलत हो गया। इट इज द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रिया। ये भी ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि ये ओपनिंग नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इट कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन एंड टू द इंफीरियर वेना cava। ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, क्योंकि इस ये कनेक्ट करती है अम्बिलिकल वेन। जो वेनस क्या है, कनेक्ट करती है अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना cava। जो मतलब चार चैम्बर होते हैं हार्ट के, उसके मतलब इंफीरियर वेना cava, उस वर्ड इंफीरियर होता है नीचे से, और सुपीरियर होता है ऊपर से, तो नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट करती है वेना cava की। फोर्थ है, इट कनेक्ट द अम्बिलिकल आर्टरी। आर्टरी को तो ये कनेक्ट करती नहीं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाता रॉन्ग। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल द क्लिनिकल नर्स दैट दे वांट टू नो द सेक्स ऑफ द बेबी as soon as it can be determined. The nurse plan to inform the client that they will be able to find out the sex at the 16th week gestation because of which factor। मतलब कि एक प्रेग्नेंट लेडी वो अपने बच्चे का, बेबी का सेक्स जानना चाहती है, जो जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके। तो मतलब कि जो नर्स है वो इन्फॉर्म करते हैं क्लाइंट को कि वो 16 वीक पे मतलब वो उस बेबी का सेक्स जान पाएगी। तो बिकॉज ऑफ द कौन सा, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सेक्स है वो कब से कब तक मतलब हम जान सकते हैं, 16 to 20 वीक तक हम उसको जान सकते हैं। उसके बाद है, अब इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार। द अपीयरेंस ऑफ द फेटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और वो जो फैक्टर था वो था मतलब कि अपीयरेंस हो गए, क्योंकि उसमें जो फेटल एक्सटर्नल जेनिट जो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि बॉय है या गर्ल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब है अब सेकंड ऑप्शन है कि चेक कर लेते हैं, द बिगनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन इन द फीटल ग्रोन। जो बिगनिंग होती है मतलब कि उसकी फीटस की, वो बहुत हाई होती है और डिटरमाइन नहीं होती विजुअली उस टाइम पे। थर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब थर्ड है, द फीटल टेस्टिस आर डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। और जो फीटल की टेस्टिस डिसेंड मतलब जो स्क्रोटल सैक के अंदर कब आती है, एट द एंड ऑफ द 38 वीक। मतलब जो 38 वीक होता है, मतलब जो 38 वीक होता है उस टाइम पे जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर आती हैं, तो तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया इसका। द इंटरनल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट जेंडर कैन बी
बिकम अपेरेंट, जो इंटरनल वो है 7th वीक पे होता है, तो वो जो इंटरनल डिफरेंस है तो वो भी गलत हो गया क्योंकि ये 16 वीक पे चल रहा है, तो क्वेश्चन 16 वीक पे था, तो इसके कारण ये भी गलत हो गया, इंटरनल डिफरेंस होता है जेंडर के अंदर। The nurse is performing an assessment on client who is at 38-week gestation and noted that the fetal heart rate is 174 beats per minute. On the basis of the finding, what is the priority nursing according? मतलब कि क्या बोल रहा है, जो बेबी है वो मतलब कि एट अ टाइम 38 वीक के गेस्टेशन पीरियड पे चल रहा है, मतलब कि जो मदर है वो डिलीवरी के मोस्टली नियरेस्ट पहुंच गई है, तो वो और जो उसका एफ जो फीटल का हार्ट रेट है वो मतलब 174 बीट्स पर मिनट चल रहा है एकदम से। तो उसके लिए क्या क्या मतलब जो नर्स का रोल क्या है, तो एक तो है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, मतलब कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फीटल का हार्ट रेट जो एफएचआर होता है कितना होता है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट 3 मंथ में बोल सकते हैं हम, उसमें कितना होगा मतलब 160 टू 170 होगा बीट पर मिनट, और उसके बाद जैसे ही डाउन होता चला जाएगा उसके बाद हो जाएगा 110 से 160 बीट, तो लास्ट तक जाते जाते तो ये मतलब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 174 चल रहा है, तो ये तो हाई हो गया, तो ये भी मतलब उसके, तो अब नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स का काम अब ऑप्शन चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना चाहिए, नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब उसके जो डॉक्टर्स ऑब्स्टेट जो बच्चों का पीडियाट्रिशियन है या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन है उसको बताना चाहिए, चेक द मदर्स हार्ट रेट, जो मदर का हार्ट रेट चेक करना चाहिए, या टेल द क्लाइंट दैट द फीटल रेट हार्ट रेट इज नॉर्मल, मतलब ये बताना चाहिए कि जो उसके क्लाइंट है या पेशेंट है उसको कि आपका हार्ट रेट जो फीटल का हार्ट रेट है वो नॉर्मल चल रहा है, तो इसके ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अगर डॉक्यूमेंट फाइंड करना होता तो मतलब ये तो कोई रीजन नहीं है। अब थर्ड है कि चेक द मदर हार्ट रेट, अब मदर का हार्ट रेट क्यों चेक करें, क्योंकि बेबी का इतना हाई चल रहा है, तो हम जो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी ना, तो उसके अंदर हम नोटिफाई करेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन को। और फोर्थ पॉइंट गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो उसको गलत जो पेशेंट को हमें गलत इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं है, तो ये तो गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि उसका हार्ट रेट नॉर्मल चल। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्स इज कंडक्टिंग अ प्रीनेटल क्लास ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो नर्स है वो क्लास ले रही है, प्रीनेटल क्लास ले रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो व्हेन अ क्लाइंट इन द क्लास आस्क व्हाई द फर्टिलाइज्ड ओवम स्टे इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर 3 days, व्हाट इज द नर्स बेस्ट ऑप्शन, मतलब एक बच्चे ने पूछा कि जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 दिन के लिए क्यों रहता है, तो नर्स का क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए या क्या आंसर होना चाहिए। फर्स्ट क्या करिए कि इट प्रमोट द फर्टिलाइज ओवम चांसेस फॉर सर्वाइवल, क्योंकि मतलब ये क्या करता है 3 दिन के अंदर प्रमोट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और जो चांसेस वो बढ़ जाएं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि वो चांसेस तो बढ़ेंगे नहीं। इट प्रमोट द फर्टिलाइज एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मतलब ये वेट करता है कि मतलब फर्टिलाइज ओवम 3 दिन तक वेट करता है कि जो उसका एक्सपोजर हो जाए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि एक्सपोजर तो करना ही नहीं, सिर्फ एक्सपोजर किसके लिए करना, स्पर्म के लिए। थर्ड ऑप्शन, इट प्रमोट द फर्टिलाइज ओवम इन नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस, मतलब इससे मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसमें ये प्रमोट करता है जब फर्टिलाइज नॉर्मल ओवम है वो इम्प्लांट हो जाए यूट्रस के टॉप पोर्शन के अंदर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब है फोर्थ ऑप्शन, एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो इट प्रमोट्स द फर्टिलाइजेशन ओवम एक्सपोजर टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, मतलब ये एक्सपोजर होगा एफएसएच के और एलएच के, तो ये भी गलत हो जाएगा आंसर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क अ नर्सिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द amniotic फ्लूइड, द नर्सिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेक्टली बाय एक्सप्लेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ amniotic फ्लूइड, मतलब कि जो नर्स है उसने एक स्टूडेंट से पूछा कि जो amniotic फ्लूइड होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो जो स्टूडेंट है वो क्या क्या बताएगा। तो इसके ऑप्शन है अलाउ फॉर फीटल मूवमेंट, जो ये फीटल मूवमेंट में अलाउ करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड अलाउ करता है फीटल मूवमेंट को। सराउंड क्वेश्चन एंड प्रोटेक्ट द फीटस, जो उसको फीटस को प्रोटेक्ट करता है उसके सराउंड करता है और उसको क्वेश्चन
मतलब उसको नरम मतलब फील कराता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको सराउंड उसके प्रोटेक्शन करता है। अब थर्ड है मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फीटस। ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो उसके सराउंड कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है उसके एक्सटर्नल पार्ट से या टेम्परेचर से, हर एक जो एक्सटर्नल सराउंडिंग से, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो मेंटेन करता है उसके बॉडी टेम्परेचर को। उसके बाद है कैन बी यूज टू मेजर फीटल किडनी फंक्शन। जो इसके ये कैन बी यूज टू मेजर जो फेटल का किडनी फंक्शन उसको मेजर करने के लिए भी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड यूज होता है। हाँ, ये भी होता है, इसका मैंने ऊपर बताया था क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद है फिफ्थ, प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया फ्रॉम पासिंग टू द फीटस। मतलब ये लार्ज पार्टिकल को प्रोटेक्ट करता है। ये वाली बात हो जाती है गलत, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स बैक्टीरिया और जैसे अल्कोहल ड्रग्स मैंने बताया था कि उसमें उसके अंदर से पास हो जाएंगे, और वो भी स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, इसलिए तो ये ऑप्शन हो गया गलत। प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द बर्थ पेरेंट एंड द फीटस। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करते नहीं, मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि ये काम किसका होता है, प्लेसेंटा का काम होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन का। अब एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्स वुड प्लान टू मेक विच स्टेटमेंट टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव गायनेकोइड पेल्विस। मतलब जो गायनेकोइड पेल्विस के बारे में नर्स की मतलब कौन से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट करेक्ट है ये। फर्स्ट है टू योर टाइप ऑफ पेल्विस एज नैरो प्यूबिक आर्क। मतलब क्या उसके पेल्विस का नैरो प्यूबिक आर्क होना चाहिए, या फिर योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द लेबर एंड बर्थ। मैंने ये बताया था कि मतलब जो सबसे मोस्ट फेवरेबल मतलब पेल्विस होता है लेबर को सक्सेसफुल बनाने के लिए और बर्थ के लिए, वो होता है गायनेकोइड। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो तो सेकंड हो जाएगा। तो लेकिन अब और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। और योर टाइप ऑफ पेल्विस इज वाइड पेल्विस बट इट हैज शॉर्ट डायमीटर। ये वाला शॉर्ट डायमीटर किसका था, ये था मतलब उसका ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स के लिए। यू विल नीड अ सिजेरियन सेक्शन बिकॉज दिस टाइप ऑफ पेल्विस इज नॉट फेवरेबल। मतलब इसका ऑप्शन ए फोर्थ गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये बोला कि आपके लिए जो गायनेकोइड पेल्विस है ये मतलब सर्जरी मतलब वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल नहीं है। तो मतलब सबसे बेस्ट ही फेवरेबल ये होता है, तो इससे अलावा क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो। अब है नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पर्पसेज ऑफ प्लेसेंटा फंक्शनिंग वुड नर्स प्लान टू इंक्लूड इन प्री नेटल क्लास। मतलब नर्स क्लास में उसके प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन बताएगी, जो क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए उसको। एट क्वेश्चन प्रोटेक्ट द बेबी। नहीं, मतलब ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसका एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन है ये। इट मेंटेन द टेम्परेचर, ये भी एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन है। इट इज द वे ऑफ द बेबी गेट फूड एंड ऑक्सीजन। मतलब जो प्लेसेंटा क्या होते हैं एक, हाँ, इसका ये थर्ड पॉइंट इंक्लूड होगा, क्योंकि ये एक मतलब रास्ता होता है जहाँ से बेबी फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई वो उसको मिलती है। उसके बाद है फोर्थ है इट प्रिवेंट ऑल एंटीबायोटिक्स एंड वायरस फ्रॉम पासिंग। मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि आल आ गया, आल नहीं, मतलब सब एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज या वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता। ये स्मॉल अमाउंट स्मॉल पार्टिकल्स या सब जो वायरसेस है उनके थ्रू भी जा सकते हैं, अल्कोहल के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू, उनसे भी मतलब सबके प्रोटेक्ट नहीं करता ये। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बिटवीन बर्थ पेरेंट एंड डेवलपिंग fetus। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकालता है फीटस से और उसके मदर के अंदर डाल देता है ये। तो ये कनेक्शन मतलब एक कनेक्शन का काम करता है। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 3 और 5 जो करेक्ट ऑप्शंस हैं। अब 10th क्वेश्चन क्या है, अब 55-year-old client confides in the nurse about being concerned about sexual functions. What is the nurse best response? मतलब एक 55 साल का मतलब इंसान है, बूढ़ा इंसान है, तो वो मतलब डरा हुआ है, क्यों, अबाउट द सेक्सुअल फंक्शनिंग ऑफ द, मतलब उसके सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए। तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा उसके लिए। हाउ ऑफ्टन डू यू हैव सेक्सुअल रिलेशन। क्या उससे नर्स ये पूछेगी कि आपने कितनी बार सेक्सुअल रिलेशन बनाया है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब दूसरा पार्ट, प्लीज शेयर विद मोर अबाउट द कंसर्न। मतलब आपको नर्स क्या पूछेगी कि आपको और हमें और अपनी कंसर्न बतानी चाहिए, आपको मतलब ऐसा डर क्यों लग रहा है, आपके आप कंसर्न क्या है, मतलब आपको किस चीज से डर लग रहा है आपको सेक्सुअल के बारे में। तो ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, नर्स को ये पूछना चाहिए।
अब थर्ड है यू आर स्टिल यंग एंड हैव नथिंग टू बी कंसर्न। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो 55 साल का हो गया तो वो बूढ़ा ओल्ड मैन है, तो उसके लिए ये भी ऑप्शन गलत होता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ स्टिल यंग, वो यंग तो है ही नहीं। अब है फोर्थ ऑप्शन, यू शुड नॉट हैव अ डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन अंटिल यू आर इन एट योर 80s। मतलब कि है ये क्या बोला है कि अगर आप 80s मतलब जो टेस्टोस्टेरोन उसका डिक्लाइन हो जाएगा जब तक आप 80 के नहीं होते, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत क्योंकि बहुत सारे डिक्लाइन हो सकते, मेजर चेंजेस आ सकते हैं। तो इंटरकोर्स मतलब टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होता है, मतलब कि जो मेन फंक्शनिंग एज के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा।